दास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर खताड़ी के स्लाटर हाउस से विदेश होती थी निर्यात भैंसों का मांस। क्या आपने कभी सोचा था, कल्पना की थी आपने? लेकिन नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी के संज्ञान में जैसे ही मामला आया, उन्होंने तुरंत इसे शासन प्रशासन को बताया और उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन वो ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आगे आते हैं। तो सबसे पहले मदन जोशी जी का स्वागत है हमारे चैनल रवि के बिंदास बोल में। जोशी, स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि जी आपका। सर, मुझे ये जानना है, पहले तो ये जानना है कि वैसे तो सभी जानते हैं, मेरी अनौपचारिक तौर से बातें होती हैं, तो ऐसे मुद्दे जो समाज से बड़े जुड़े हुए मुद्दे होते हैं और समाज के विरोधी तत्व जो उनके खिलाफ आप मुखर रूप में होते हैं, खताड़ी के स्लॉटर हाउस में बहुत समय से ये शिकायतें मिल रही थी कि इतने बड़े बड़े गोरखधंधे हो रहे हैं, उसको आपने संज्ञान में भी लेके आए और शासन प्रशासन के मामले में भी रखा, तो हिचक झिझक नहीं हुई? देखिए, मैं जब भारतीय जनता पार्टी का नगर मंडल अध्यक्ष बना तो मेरे सामने ये बड़ी चुनौती थी। एक नशे को लेकर जो बड़ी कार्रवाई हुई है, दूसरा ये स्लाटर हाउस का मामला अभी मेरे संज्ञान में विगत 1 माह पहले आया और इसमें जब पाया गया 1 महीने पहले जब मुझे शिकायत मिली और वहीं के लोग थे और वही लोग उनसे बड़े परेशान थे और उसमें ऐसी स्थिति थी जब उन्होंने बताया तो मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि रात के 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने यहाँ इसमें बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ अब बस साला ऐसा काम नहीं होता है। तो रामनगर नज़दीक होने के कारण काशीपुर, जसपुर, इधर मुरादाबाद साइड, तो वहाँ से बसों में नो कैंटर जो होते हैं, जो ट्रक होते हैं, उसमें भैंस भर के यहाँ पर लाना और स्लाटर हाउस में उनको काटा जाना और रात को फिर उनको वापस ले जाना। तो मतलब 1-2 बजे से। हाँ, मतलब बाहर से? हाँ, बाहर से मेन विषय था। बाहर से पशु यहाँ आ रहा है, आने के बाद कट यहाँ रहा है, कटने के बाद फिर यहाँ से जा रहा है। यूपी में सख्ती ज़्यादा थी तो वहाँ कट नहीं सकता था। तो विषय इतना बड़ा है तो समझ में ये नहीं आता कि इतना बड़ा मामला है और प्रशासन भी हर जगह पे चौकियाँ है, हर जगह पे चौकी है जी। और रात को ये निकल रहा है और वहाँ कट भी रहा है, कट के ये निकल रहा है। तो एक बहुत बड़ा जांच का सवाल है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत भी कराया जाएगा कि इतनी चौकियों से होके वो कैसे निकल रहा है। तो इतना बड़ा जब मामला संज्ञान में आया तो हमने कहीं ना कहीं इसमें सोचा कि बड़े हिसाब से उसमें कार्रवाई करना चाह रहे थे और इनका मुखबिर तंत्र भी बहुत जबरदस्त होता है और कुछ ही क्षणों में ये कार्रवाई करनी होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस दिन यहाँ आए थे तो शायद हो सकता था वो छापा यहाँ भी पड़ता और ये जानकारी मेरे ख्याल से आपके चैनल में एक बार बोल गया। हाँ, मैं वही मैं उस पर जिक्र कर रहा था। तो आप रवि के बिंदास बोल में एक जानवर शब्द बोल गया, वो शब्द इन्होंने पकड़ लिया तो वहां से कहीं से इन्हें सुगबुगाहट हुई और वो इनकी जानकारी में आ गया कि ये पीछे लगे हुए हैं। तो परसों डीएम महोदय आई थी और डीएम महोदय के सामने जब समीक्षा बैठक हुई, समीक्षा बैठक में हम लोग बैठते हैं, तो दूसरी समीक्षा बैठक में जब ये विषय आया तो मैंने उस विषय को कहा, रखा। तो रखने के बाद ईओ नगरपालिका जी, जो ईओ नगरपालिका है, वो उठे, उन्होंने कहा कि हमने उस पर ठेकेदार से जो है चाबी ले ली है, अपने पास रख लिए। जो उसके मानक हैं, जो निर्धारित मानक हैं, टेंडर होता है इसका, तो जो 12 दुकानें हैं खताड़ी में 12 और 4 गुलगट्टी, तो जो मानक है 25 जो है वो वधशाला में 25 भैंसों का मानक है जो इनकी आपूर्ति पूरी करता है, 25 का मानक है। लेकिन वहाँ नियम के विरुद्ध बेहिसाब जानवर कट रहा था और विदेश को एक्सपोर्ट हो रहा था, मतलब विदेश को यहाँ से जा रहा था, यहाँ छोड़िए विदेश जा रहा था यहाँ से। अच्छा, लगभग कितनी भैंसे कटने का आपको जो टेंडर है, टेंडर की शर्तों में जो इनको 3 साल का हुआ था, अभी 9-10 महीने और बचे हैं उसके, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसमें एक तल्ख टिप्पणी की थी 2011 में और उसके बाद 2018 में जब बुचड़खाने बंद करने के आदेश दिए थे और हाईकोर्ट ने कहा था कि मानरों के अनुरूप इनको चलाया जाए और स्लाटर हाउस खोले जाएं। तो जब इसमें रामनगर ईओ नगर पालिका को भी नोटिस दिया गया, उस समय टेंडर में कोई कोई भी नहीं आया, लेकिन जबरदस्ती थोपा गया। पालिका चाहती तो नहीं भी दे सकती थी और जबरदस्ती टेंडर ये दिया गया। तो उसके अभी 9 महीने बचे हुए हैं और देवभूमि हमारी है। वास्तव में उसमें हाईकोर्ट ने एक चीज ये भी कहा, अगर आप इसको नहीं तो प्रदेश को शाकाहारी घोषित कर दो, ये बात भी हाईकोर्ट ने उसमें कही थी। लेकिन स्लाटर हाउस खोलने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश थे कि स्लाटर हाउस खोला जाए। तो ये दुकानें आवंटित हुई थी और लेकिन हमारा कहना इसमें यही है
कि जहाँ गैस गोदाम का एरिया है, आप 1:30-2 बजे कभी आप कोई जाएगा वहाँ, तो वहाँ जो बार-बार चोर पानी से जो शिकायतें आती थी, जो सिंचाई की नहरें की लाल हो रही है, नहर जा रहा है जो खून वहाँ से, तो वो शिकायत गाँव वालों की गलत नहीं थी, तो वास्तव में वो चीज़ जाती थी। लेकिन मैं आज आपको यकीन दिला रहा हूँ, और जब परसों मैडम आई और आज की आप स्थिति देख लेना, तो वहाँ पर बहुत बदलाव हुआ है और उस पे कार्रवाई हुई है। और जो ये टेंडर का शर्त इसमें आप देखेंगे, तो जो टेंडर की शर्त है उसमें 18 कॉलम में साफ लिखा है, अगर ये सप्लाई बाहर को निर्यात होती है, बाहर जाता है, तो इसका टेंडर इसका टेंडर की जो है कैंसिल हो जाएगा, अगर ये बाहर को जाता है तो। अगर प्रशासन चाहता है तो इजीली, इतने रोड डेली बाहर जा रहा है, तो ये आराम से कैंसिल अच्छा, हो लेकिन सकता है। अगर बात करें तो कितनी भैंसें कटती रही? मैं अभी डेली जो हम पे रिपोर्ट आती, जो वहाँ के लोग बोलते थे बदबू से बड़ा बुरा हाल था, वहीं के लोगों ने हमें शिकायत करी। वो बताते थे कि 200 करीब भैंस एक ट्रक में, अब लगाइए अच्छा, कितने ये जो भैंसों के बच्चे होते हैं उनको भी? हाँ, अब ये बच्चों की शिकायत आ रही, छोटे-छोटे बच्चे उनके काट रहे थे, जो कि मानकों में नहीं है। नहीं होते हैं। वो भी नहीं होते। कोई डॉक्टर की मिली भगत, तो एक डॉक्टर है कोई, उसने अपना कोई छोटा डॉक्टर वहाँ पर रखा हुआ है, तो वो भी उसमें उसकी शिकायत मिली है। अच्छा, देखिए, मैं आगे बढ़ूं से पहले बता दूं कि रामनगर उत्तराखंड, जिला नैनीताल, और कितनी बेशर्मी से यहाँ पे स्लॉटर हाउस में ये गोरख धंधा हो रहा था। वो डॉक्टर 25 भैंसों की परमिशन के देकर उस पर 200 भैंसें काटी जा रही थी, पहली चीज। दूसरा, ये जो भैंसें थी ये रामनगर की आपूर्ति के लिए थी, लेकिन इनको विदेश में निर्यात हो रहा था और उत्तर प्रदेश में भी निर्यात हो रहा था, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने वहां के अवैध बूचड़खाने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। तो यहां रामनगर में, क्योंकि सुनने वाला कहने वाला कोई नहीं है, वो तो मदन जोशी जैसे जो नेता है जिन्होंने इस विषय पर बिल्कुल मुखर होकर आए हैं। और मुझे याद है कि उस दिन लाइव ले रहे थे, लाइव में हालांकि शिकायत मेरे पास पहले से मौजूद थी, तो मैं नहीं चाहता था कि इस मामले को डिस्क्लोज किया जाए और रंगे हाथों पकड़े, मेरा ये विचार था। लेकिन मदन जोशी जी ने कह दिया लाइव में कि हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं और छापा मारना चाहते थे, लेकिन वो जानिए, लेकिन उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश भी की है। अच्छा, नगर पालिका प्रशासन, वो डॉक्टर, क्या इन लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या इन लोगों को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए? क्या इन लोगों को सजा के प्रावधान में नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल सजा निश्चित होनी चाहिए, और अगर समय पर छापा पड़ जाता, मौके पे चीज़ मिल जाती, तो कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है ये ऐसे सुधार, अभी मैंने आपको देखा होगा, मोहन का एक मेला लगता था, मैंने पहले भी कहा कि गाय का आदान प्रदान होता था। मोहन का मेला भी हमने काफ़ी संघर्ष से बंद कराया, क्योंकि जब मोहन के मेले के जो पशु जाते थे केवल कटने के लिए जाते थे, वध होने के लिए, उसमें भी काफ़ी संघर्ष करा, तब बंद हुआ। आपको लगता है क्या इतनी जल्दी, इतना ईजी ये लोग मान जाएंगे? अभी मुझे इसमें यही सुनाई दिया है कि इसमें भी ये कहीं न कहीं इतनी ईज़ी ये लोग मानते नहीं हैं। और आपूर्ति के लिए अब इसमें कोई ये कह रहा है कि इन्होंने, जैसे ईओ नगर पालिका, वो अपनी जगह उन्होंने अपनी चाबी ले ली, वो अपने सामने जो मानक के अनुरूप वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ईओ खुद नगर पालिका जब एचएम के सामने गए, चटवाल जी थे उस समय, तो वो खुद चक्कर खा के गिर गए, उन्हें खुद गस आ गया, तो वो खुद गिर गया। अब ये क्या करेंगे इसमें, जो मुझे पता है, जैसे 25 का मानक है, इन्होंने 25 काटे, अब फिर क्या करेंगे, जब 25 निकल गए फिर 25 डालेंगे, तो ये 25, ये अभी ऐसी हरकतें भी करेंगे। एक और मेरे समझ में आया है कि इसके बगल में जो पुराना स्लॉटर हाउस है, उसमें जो ये भैंसों का जो बच्चा कुचा आते हैं, बाबू जी, ये चीज़ होती है, उसको वहाँ सुखाया जाता है और उसको घी में इस्तेमाल भी किया जाता है, बाहर भी भेजते हैं, जो चाहे हड्डियाँ हों, खाल हों, उसका ये सब वहाँ पर एक पुराना स्लॉटर हाउस है। और वहाँ पर ऐसी स्थिति बता रहे हैं कि ये तो मशीन से अलग, ये मशीन के अंदर पायलट ने चाबी ले लिया अब, और जो माल आ रहा है, तो वो बगल में जो उनका एक पुराना स्लॉटर हाउस है, उसमें उनके भैंस के हाथ पांव बांध के वैसे भी काट रहे हैं, ऐसी स्थिति भी है अभी। लेकिन हमें ये पता है कि वहाँ देखो, अगर ये है तो हमें भी वहाँ के लोग सब बताते हैं। हमें किसी ने आज ये भी बताया कि अब ये ऐसा कदम उठाएंगे कि 20-20, 25-25 करके बारी बारी से एक शिफ्ट में, जैसे नगर पालिका ने अपना ताला लगाया, 25 डाले काटे, ये 25 डाले फिर काटे, क्योंकि विदेश, ये मानो कि लाखों रुपयों का, करोड़ों रुपए की इसमें आय है, तो इतनी ईजी ये मानने वाले हैं नहीं, मुझे लगता नहीं। लेकिन हमने एक प्रयास किया है और ये बंद हुआ है, ऐसा नहीं है। आप आज पता करेंगे तो आज आपको मिला, लोग आज ये कह रहे हैं कि आपने 80% काम कर दिया है, 20% काम अभी और बचा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि 20% काम वो भी होगा, क्योंकि ये नगर पालिका क्षेत्र में होना भी नहीं चाहिए और ये सीज होना चाहिए। हम इसको, मुझे लगता है कि हम इसे यहाँ से बाहर ही करेंगे, पूरा ही सीज कराएंगे। अभी ठीक है 25 का है, हम इसे नगर क्षेत्र से बाहर ही करा के मानेंगे इसको पूरा।
देखिए, जो लाइव देख रहे हैं उनको बता दूं कि देखिए इस वीडियो को शेयर करना है। क्यों शेयर करना है आपको? ये जो लोग रामनगर में रहते हैं उन्हें पता है कि खताड़ी से जो बगल में नहर जा रही है वो चोरपानी कान्या के गांव, और वो किसान उस पानी को यूज करते हैं। और आपको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी जब आपको पता चलेगा कि वो गंदगी, जो खून है, उन जो बता रहे हैं कि 200 के आसपास भैंसें कटती रही हैं, उनका खून उसी नाले पर बह रहा है। और वो करते क्या थे? वो खून का रंग क्यों लाल नहीं दिखा देता है? हमें सूचना मिली थी इस तरह की कि उस पर केमिकल मिलाया जाता था ताकि वो खून लाल ना दिखे, को दूसरे कलर का दिखाई दिए। और उस गंदगी को बेहुदा तरीके से, देखिए जब स्लॉटर हाउस बनाए जाते हैं तो बाकायदा उसकी सफाई के मानक तय किए जाते हैं, उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। और वो सारे का सारा जो गंदा खून था या जो थी वो सारी की सारी नहरों में फेंक दिया गया, और वो किसानों के पास। और देखिए, उस किसान है उसको अपने खेती के यूज करता ही करता है, अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए भी यूज कर रहा है। और वो सारा सारा जो इलाका है वो हिंदू बहुल क्षेत्र है। और आप कह रहे हो कि उनकी धार्मिक भावनाओं पर कितना कुठाराघात होता था, तो उस पर भी कभी आपने संज्ञान लेने का प्रयास किया? हमने उस पर भी संज्ञान लेने का प्रयास किया। पहले होता था जब कांग्रेस की जब ये सरकारें होती थी उस समय गौवंश का बहुत ज़्यादा था, तो उस समय हमने इसका संज्ञान भी लिया था और कई बार कार्रवाई हुई। हम उसमें विपक्ष में थे, बोलते रहते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन ये लोग अपना काम करते नहीं थे। लेकिन आज यह गौवंश पर ये तो यकीन है कि गौवंश पूर्णतः प्रतिबंध है। वो किसी की हिम्मत नहीं है कि गौवंश पे ये, लेकिन जो ये मीट, जो बड़ा मीट है और जो इसके टेंडर हुए हैं, जो मानकों के अनुरूप ये अपना कार्य, उसको कार्य को जो कहा है कि नगर पालिका ने अपने अनुरूप करें, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि उस अनुरूप ये कार्य करेंगे। क्योंकि आज भी मेरे संज्ञान में एक फोन आया है, अब पता नहीं कितनी सच्चाई है, क्योंकि बताते समय वो बोले थे कि ये आज भी कुछ गाड़ियां आ सकती हैं और ये उसमें कार्रवाई, ऐसा लगता है कि आज भी कुछ गाड़ियां आ सकती हैं और ये अभी इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है। 70% तो काफी अच्छा माहौल हो गया है, वहीं के लोगों ने कहा, लेकिन ये अभी जल्दी सुधरने वाले लोग नहीं है। तो मेरा इस लाइफ से ये चेतावनी है कि मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारी सारी सूचना मेरे पे आ रही है, इस बात का ध्यान रखना और ये काम जितनी जल्दी ये छोड़ दें उतना इनके लिए सही है। नहीं तो हम इसको पूरा, क्योंकि 9 महीने इनके रह गए हैं और ये बाहर एक्सपोर्ट होता है और बाहर एक्सपोर्ट होने के बाद जितने भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं, इनसे तो हमने नहीं, उन अधिकारी का जाना तय है। ये मान लेना कोई ना कोई अधिकारी इसमें, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड में देवभूमि का जो सनातन का रूप दे रहे हैं, उत्तराखंड की देवभूमि है और मुख्यमंत्री जी इस चीज को धामी जी बर्दाश्त नहीं करते। और इसमें मुझे लगता है इतना कहने के बाद, इतना लाइव चलने के बाद, अगर ये तब भी नहीं सुधरे, इन इन अधिकारियों की नौकरी जाना निश्चित है। अच्छा, इतने समय से एक कार्य हो रहा था लगातार, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी रात को छापा मारने ही वाले थे, तो क्या कारण था कि वो नहीं मार पाए? वो मारते तो ये मुझे लगता है कि पूरे देश में एक अलग ही माहौल बन जाता और उसमें गिरफ्तारी भी तय थी। पर वो क्यों नहीं हो पाया, वो जो छापा पड़ना कहीं ना कहीं इनका भी सूचना तंत्र होता है, इनको भी कहीं ना कहीं पता लग जाता है जब कभी सुपर ताकत यहाँ पर आती है। हाँ। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो हो सकता है उस दिन ये सब बंद हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, उनको सूचना जो अरे है हाँ, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी यहाँ थे तो कुछ नाकाबंदी तो होती है। नाकाबंदी पूरी होती है। लेकिन अगर वो छापा उस दिन पढ़ना तो था ही, लेकिन अब ठीक है, अभी उस समय के गर्भ में है क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वधशाला जो है अवैध रूप से संचालित हो रही है और इसको सीज होना चाहिए। अच्छा, बस एक सवाल लूंगा पंत जोशी जी, यहाँ और भी बीजेपी के लीडर है, मैं बाकी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के और भी लीडर है, और एक आप ही क्यों इस तरह से इतना आगे आते हैं जो इस मामलों में पड़ते हैं? क्योंकि ये मामला बिल्कुल एक अलग ही क्षेत्र में देखा जाए तो एक प्रकार से आप अपने दुश्मन तैयार कर रहे हैं, तो आपको ही ये क्यों चुल होती है कि ऐसे मुद्दों पर आगे आए? बाकी बीजेपी के नेताओं को मैं ऐसे मौके पर आगे नहीं देखता हूं आगे। देखिए, ऐसे नहीं, हम तो सारे मामलों में आगे आते हैं। अभी जैसे धनगढ़ी का मामला हुआ आया है ना, धनगढ़ी के मामले में लोगों ने काफी राजनीति की, हमने प्रयास किया। 50 साल से कांग्रेस भी रही, इतने टाइम से रही, आज तक नहीं सोचा। आज उसका जियो जारी हो गया है, और जियो के बाद हम उसमें कल प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं। धनगढ़ी हो, रोडवेज हो, हम सारे मामलों में, चाहे वनग्राम, सब में काम करते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ कि ये मेरे पास जो वहाँ के लोग आए, उन्होंने कहा कि हम सारे नेताओं के चक्कर काट चुके हैं, सबके पास जा चुके हैं और
ये लोग कुछ दिन बोलते हैं और बाद में फिर शांत हो जाते हैं। और हमें आपसे बड़ी उम्मीद है, और हमने जो है आपके बारे में सुना है कि अगर आप इसको अपने हाथ में लेंगे तो आपसे हमें बहुत उम्मीद है कि आप इसे बंद कराएंगे। ये वहीं के लोगों का कहना था, तो उन्होंने मेरे पे एक आशा रखी, विश्वास रखा। मैं उनका मान सम्मान करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा सोचा। ठीक है, विरोध राजनीति में होता है, कोई आगे बढ़ता है तो उसका लोग विरोध करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, तरह तरह की चर्चाएं क्या करते हैं। खुद मुझे अपने लोगों का विरोध का सामना करना पड़ जाता है, कितने बार बोलते रहते हैं। लेकिन आपका कार्य आपकी जीत है, आप ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे। ठीक है, हमने अगर कोई कार्य के पीछे पड़े, हमने उसे बंद कराया, उसके अंजाम तक हमने पहुंचना है। अगर हमने मोहाल का मेला अगर ऐतिहासिक बंद कराया तो हमारी एक उपलब्धि है। अगर हम इसको बंद कराएंगे हमारी उपलब्धि होगी, अगर हम नहीं बंद कराएंगे तो हम उसमें लिप्त हैं। अच्छा, अगर हम उसे नहीं कराते हम लिप्त हैं उसमें। अच्छा, मैं आज किसी से मिल रहा था, कोई अच्छा डॉक्टर साहब थे, कौन थे, मैं मिला तो वो कहने कि जितने बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष आए हैं उनमें से सबसे टॉप का कार्यकाल आपका चल रहा है, ऐसा मुझे बोला। देखिए, मैं जो लाइव देख रहे हैं बता दूं कि सुबह आपकी पोस्ट पढ़ी मैंने स्लॉटर हाउस पे, तो मैंने जोशी जी को फोन किया कि सर मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। हमारा फिलहाल दिन में इंटरव्यू का था, लेकिन ये आज चुनावी रैली में व्यस्त थे। मैं इंजेक्शन लगा के आया, मेरी तबीयत खराब थी, शाम को बाहर निकलता नहीं हूं, तो अभी कुछ देर पहले एक लाइव और लिया है। तो मैंने जोशी जी को अपने घर बुलाया कि सर मुझे हर हाल में आपका इस पर बयान लेना है। और एक पत्रकार के लिए इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि एक नेता अपने प्रयासों के लिए खुल के सामने आ रहा है, जहां बाकी नेताओं की घिग्गी बन जाती है ऐसे मुद्दों पर, अपनी जान पर खेलना। क्योंकि देखिए, ऐसे मुद्दों पर जान पे खेलना भी कह सकते हैं। क्या परिवार वाले कभी रोकते टोकते भी हैं आपको कि जोशी जी मत करो ऐसे, आप अपना परिवार का भी ध्यान रखो? मैडम बहुत बार कहती है, डरती भी है। अब वो पत्नी है तो उनको चिंता रहती है, तो मैं उससे राष्ट्र हित की बात करता हूँ कि राष्ट्र के लिए अगर हम बलिदान भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। उसके समझ में नहीं आता है, मैं कितनी बार कहता हूँ कि ये राष्ट्र, फिर उसको समझाना पड़ता है कि राष्ट्र क्या है, क्या चीज़ है, बताना पड़ता है कैसे कैसे लोगों ने संघर्ष किया इस राष्ट्र के लिए। मरना तो सबको एक दिन है ही, वो तो जाना तो सबको है ही, वो तो लिखा हुआ है। उससे उसको कई बार वो कहती है और लोग भी हैं, और लोग तो राजनीति करो, और लोग भी तो करते हैं, ये बोलते हैं और कहते हैं आपके लिए भी हैं, हमारे प्रकाश जोशी जी हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम उसमें कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ईमानदारी से, अब आप जो पोस्ट वाली बात कर रहे हैं, ये घटना परसों की हो गई थी, तो मैं काफी बिजी था, तो मैंने सुबह पोस्ट डाली। वो पोस्ट को लोगों ने थोड़ा सा अलग उसमें ये नहीं देखा, मैंने उसमें लिखा था कि नियमानुसार, हाँ। मतलब लोगों ने सोचा कि बंद, वो नियम के अनुसार लिखा है मैंने उसमें लास्ट में। जो नियम के अनुसार उनका जो वधशाला है, जो नियम है उतने ही कटने हैं। वो थोड़ा लोग उससे कंफ्यूज हो गए, लेकिन उसके अतिरिक्त जो विदेश को एक्सपोर्ट माल हो रहा था इस नगर से, और हमारे नगर में हम उसके अध्यक्ष हैं, और वो मेरी जिम्मेदारी है। इससे पहले किसी ने जिम्मेदारी, ये नहीं, सब लोग अपना काम करते हैं, लेकिन अगर ये इतनी बड़ी चीज हमारे नगर तो हमारा फिर उस नगर अध्यक्ष होने का फायदा ही क्या। अगर मेरे क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो रही है और मेरे संज्ञान में आ जाए और मैं उसको पी के बैठ जाऊं, तो ये बर्दाश्त तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन इस पर मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। आपकी सरकार यहां पे है, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, आपकी सरकार केंद्र में भी है, उसके बावजूद रामनगर जैसे इलाके से स्लॉटर हाउस में 200 के आसपास भैंसें कटती हैं, जो कि 25 है, 25 बच्चे भी कट रहे हैं उसके, वो विदेश चले जाते हैं। वो विदेश तो चले आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? तो आपकी सरकार ने क्यों इस पर, आपकी एलआईयू क्या कर रही थी? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। अब जब मुझे ही 1-1.5, अभी मुझे लगता है इस लाइव के बाद भी लोगों को पता लगता होगा कि 200 भैंसें, और आपको ही मुझे लग रहा है पहली बार ही पता लगा होगा। हाँ, मुझे भी। भैंसें, हाँ। ऐसे ही हमें पता लगा, अब और लोगों को ही पता लगा। अब एलआईयू क्या कर रही, तो वो एलआईयू का विषय है। लेकिन जब ये चीजें सामने आई हैं, और उत्तराखंड के उसी प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी, धाकड़ धामी जी जिनको कहा जाता है, आपने देखा होगा, जहां मदरसा अभी जोली कोट में वहां कुछ बच्चों को मुक्त कराया, जी हाँ, जी। उस मदरसे पे भी कार्रवाई हुई है। अब इनके बारे में संज्ञान लिया। मुझे पता है कि आपके लाइफ से कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ेगा। मैं मानता हूं, आपने कहा है कि इतने अधिकारी लोग जिम्मेदार हैं, यूपी में ये सब बंद हुआ, यहाँ ये सब हो रहा था, लेकिन उनके संज्ञान में नहीं आए। वो जैसे मेरे संज्ञान में आ गया, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मेरे संज्ञान में आया, बीजेपी का एक छोटे से कार्यकर्ता के संज्ञान में ये आ गया, और कार्रवाई उसमें हो गई। अब डीएम महोदय ने जब इतना बड़ी बात कह दी, वहां पर कार्रवाई तो हुई है ना, कार्रवाई हुई है। और इसमें जो भी दोषी होगा, आपको उसके अंदर भी दिखेगा, जो दोषी होगा उसमें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है अच्छा, मुझे लग रहा है कि इस मामले की लीपापोती ना हो जाए, बोले चलो अब हमने कार्रवाई कर दी है, लेकिन जो पहले हो चुका है, अगर विदेश, जैसे आपने कहा कि अगर विदेश जा रहा था, तो ये वो अधिकारी नपने चाहिए,
वो सस्पेंड भी होने चाहिए। और डॉक्टर की जो भूमिका है इसमें, डॉक्टर की सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर की है। तो क्या डॉक्टर पे कार्रवाई होगी? डॉक्टर पे कार्रवाई होना तय है, क्योंकि और जो जो इसमें अगर विदेश तक ये गया है तो इसकी जांच भी होगी, है ना। और इसकी जांच के बाद जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं, क्योंकि जो टेंडर शर्तों के अनुसार इसमें टेंडर की जो शर्तें हैं, जो टेंडर उस समय स्टार्टिंग में हुआ होगा उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो पालिका ने जब टेंडर किया होगा किसके नाम है, तो पूरा जांच के घेरे में ही आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी पूरी जांच करेंगे और पूरा, क्योंकि अब इतना मामला ये बढ़ चुका है। जब डीएम महोदय ने जब समीक्षा करी बैठक में, जब ये विषय आ गया तो बैठक में विषय आने के बाद ही ये अपने आप में बड़ा विषय बन जाता है। खुद डीएम महोदय ने इस बात को कहा कि ऐसी स्थिति है, आप इसको तुरंत बंद कीजिए। और ईओ नगर पालिका ने उसमें कहा कि मैडम हमने इसको बंद कर दिया है, ताला लगा दिया है और ताला लगा के चाबी अपने पास हमने रख लिया। मानकों के अनुरूप ही ये वधशाला में वध जो है होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश से कि स्लाइटर हाउस खोलना है, हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन ये लोग गलत फायदा उठा रहे थे। रातों को जो चौकियां इतनी वहां से वहां तक पड़ती हैं, अब उसमें कहीं ना कहीं जांच का विषय है, जांच होगी उसमें। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये मामला आपने ही संज्ञान में लाए? हाँ, शासन प्रशासन? हाँ, ये क्योंकि मेरे संज्ञान में वहां से आया तो फिर शासन प्रशासन के संज्ञान में मैं लाया इसमें। मैं लाया। देख रहे तो आप देख रहे थे रवि के बिंदास बोल। तो मदन जोशी की जितनी तारीफी की जाए इस मुद्दे पर उतनी ही कम है। देखिए, राजनीति अलग चीज है। जो जोशी जी के विरोधी हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि विरोध अपनी जगह है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन जो ऐसे मुद्दे हैं जहां पे आपका और आपके परिवार का जीवन खतरे में पड़ता है, उसके बावजूद आप राज्य हित, राष्ट्र हित के लिए, समाज के हित के लिए खुलकर सामने आते हैं और उन लोगों को सलाखों के पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको साधुवाद देना चाहिए, मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है कि नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा रामनगर पूरे उत्तराखंड के नगर मंडल अध्यक्षों के लिए एक लकीर खींच के चले गए हैं कि आपको अपने कार्य ईमानदारी से करने चाहिए। अब इस मुद्दे पर गिरफ्तारियां होंगी या नहीं होंगी, निलंबन होंगे या नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते हुए शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि स्लाइटर हाउस पर एक रिपोर्ट अगली फिर पेश की जाएगी कि आखिर उसकी जो गंदगियां आ रही है नहरों पे, नालियों पर, क्या अभी भी उस पर लगाम लगेगी या नहीं लगेगी। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते हुए शुक्रिया। जय उत्तराखंड। धन्यवाद जोशी जी आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।